नमस्कार साथियों, तो स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। आज हम जैसे कि पिछले सेट प्रैक्टिस 22 में हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके थे। लास्ट हमारा क्वेश्चन ये था और आज आगे बढ़ते हैं। प्लीज जो है वो पीछे वाले वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। तो देखते हैं हम, जो परीक्षा दृष्टि है हमारा बेहद इंपॉर्टेंट होता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जो जैविक क्रिया है, तो ये उपचयी है। क्या है? उपचयी है, एनाबॉलिक होती है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो एनाबॉलिक प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण याद रखेंगे, उपचयी। एक अपचयी होता है, अपचयी नहीं है, ये उपचयी है। ठीक, आगे बताऊंगी कि अपचयी क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के समय एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय एटीपी का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को कौन सी संज्ञा दी है? तो उसे जब प्रकाश फ्लोरोकरण, क्या क्या कहते हैं? फोस्फोरिलीकरण कहते हैं। प्रकाश फोस्फोरिलीकरण कहते हैं जब एटीपी का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं कि जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है वो सौर प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण में जल के हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करता है। कहा जा रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जल के जो हाइड्रोजन है वो आयन ग्रहण करता है, तो वो कौन सा आयन ग्रहण करता है? NADP आयन, NADP आयन ग्रहण करता है। आगे बढ़ते बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश आश्रित प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रेना में होती है। प्रकाश संश्लेषण का जो प्रकाश आश्रित प्रक्रिया होती है वो ग्रेना में कंप्लीट होती है। फिर देखते हैं कि कैल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो ये स्ट्रोमा में। कैल्विन जो चक्र होता है वो कहाँ संपन्न होता है? तो स्ट्रोमा में संपन्न होता है। देखते हैं कि जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व है। जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व तो मैग्नीज एवं क्लोरीन। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जल के प्रकाशीय जब अपघटन होता है उसमें मैग्नीज और क्लोरीन जो है वो आवश्यक तत्व होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन अनुपात कितना होता है? तो लगभग जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो 10 होता है और श्वसन का जो अनुपात होता है वो 1 होता है। तो इसलिए 10:1 होता है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन का अनुपात। आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशहीन प्रक्रिया का प्रथम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें दो अभिक्रिया होती है, एक प्रकाशमान अभिक्रिया होती है और एक प्रकाशहीन होती है। तो प्रकाशहीन अभिक्रिया का जो प्रथम उत्पादक क्या है? तो ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। क्या होता है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। तो याद रख लेंगे, प्रथम उत्पाद होता है। फिर देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में स्वांगीकरण शक्ति किससे मिलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में स्वांगीकरण की शक्ति किससे मिलती है? तो एटीपी तथा NADPH2 से मिलती है। किससे मिलती है? एटीपी तथा NADPH2 से जो हमें प्रकाश संश्लेषण में स्वांगीकरण शक्ति मिलती है। देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकृत चयनित क्रिया है जिसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत और उपचयनित होता है। पूछा जाए कि जैसे प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकृत अपचयनी प्रक्रिया है, इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत और अपचयनित होता है? जो ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ रहते हैं ना वो पानी रहता है, H2O। और जो अपचयनित होने वाले बाहर से लेते हैं वो होता है, क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अपचयनित होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीकृत होता है पानी, H2O। आगे बढ़ते हैं कि पौधे में ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण हेतु एटीपी और NADPH2 के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? तो एटीपी के 18 और NADPH2 के 12 अणुओं की आवश्यकता है। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि अभी शादी का माहौल चल रहा है, तो माफी चाहूंगी इसके लिए। फिर देखते हैं कि PSI में ऊर्जा कहाँ एकत्रित होती है? तो P700 में ऊर्जा एकत्रित होती है। देखिए मेरा क्वेश्चन आपको बोरिंग जरूर लग रहा होगा, पर ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको कोई भी प्रीलिम्स देना है ग्रेजुएशन लेवल का, या जैसे CGL 4 देना है बिहार में या झारखंड में, जो भी CGL देना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए तो प्रकाश आवश्यक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है, H2O यानी कि जल भी आवश्यक है और क्लोरोफिल भी आवश्यक है। तो ये सब याद रख लेंगे कि प्रकाश, CO2, H2O और क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। किस क्रिया के रुक जाने से ऑक्सीजन विलुप्त हो जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण अगर रुक जाएगी तो ऑक्सीजन जो है वो विलुप्त हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के रुक जाने से ऑक्सीजन विलुप्त हो जाता है।
और भी परीक्षा दृष्टि में क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण विमुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये पानी से प्राप्त होता है ऑक्सीजन। कई बार इस चीज को पढ़ चुके होंगे आप। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो CO2 से आती है। तो CO2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कि पौधे की कौन सी क्रिया वायु शुद्धता के रूप में जानी जाती है? पौधे की कौन सी जो क्रिया है वायु को शुद्ध करने के रूप में जानी जाती है? ये प्रकाश संश्लेषण को जो है वो वायु शुद्ध करने के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किन किरणों के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? तो जो किरणें जिनमें प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है वो लाल किरणें के प्रकाश में जो है वो सर्वाधिक होती है। किसमें? लाल किरणें, याद रखेंगे। फिर देखते हैं कि C4 जो है पौधे कौन से होते हैं? तो गन्ना, मक्का, ज्वार, मोथा, पेनिकम, चौलाई, ये सब जो है C4 प्लांट के अंतर्गत आते हैं। कौन सा? गन्ना, मक्का, ज्वार, मोथा, पेनिकम, चौलाई। फिर देखते हैं कि C3 कौन से होते हैं? C3 प्लांट भी होता है। तो देखिए वे पौधे जिनमें CO2 की स्थिरीकरण होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्थिरीकरण होता है और केल्विन चक्र द्वारा होता है। अर्थात सामान्यतः सभी पौधे जो है वो C3 के अंदर आते हैं, C3 प्लांट के अंदर आते हैं। कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का। फिर आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि ऊर्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया में ADP से ATP बनने में फास्फेट का स्रोत क्या है? कह जाए कि ऊर्जा अगर हस्तांतरण होती है उस प्रक्रिया में ADP से ATP बनने में फास्फेट का स्रोत क्या है? तो वो अकार्बनिक फास्फेट होता है। क्या होता है? अकार्बनिक फास्फेट होता है। आगे देखते हैं कि सामान्यतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने ppm पाई जाती है? सामान्यतः जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 300 ppm पाई जाती है। ठीक है। पृथ्वी पर देखते हैं, पृथ्वी पर प्राप्त कुल प्रकाश का कितना प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो है सामान्यतः 2 से 3% जो है वो प्राप्त किया जाता है। कह रहा है कि पृथ्वी पर प्राप्त कुल प्रकाश का कितना जो है वो प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त करते हैं? तो ये 2 से 3%। आगे बढ़ते हैं। किस तापक्रम पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है? तो 30 से 35 सेंटीग्रेड में जो है वो तापमान क्रम जो है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की बारी है तो क्वेश्चन भी लगा लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हो कि ये जो है 43 पेशी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, जो पौधे है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो इसका आंसर सी नहीं, बी होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। ये तो बेहतर इजी क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है वातावरण से और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। आगे चलते हैं। फिर देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है दिन में और रात दोनों में होता है। तो इसका बी आंसर कर लेंगे। 2 नंबर का बी आंसर कर लेंगे। दिन रात दोनों में होता है। तीसरा नंबर का चूंकि क्या बोला है क्वेश्चन में कि ऐसे में करते हैं थोड़ा, पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न में से प्रदान करती है। पौधे द्वारा जो विकिरण ऊर्जा ली जाती है वो क्या प्रदान करती है? वो कहने का मतलब है कि जो विकिरण ऊर्जा ली जाती है वो क्या प्रदान करती है? तो वो क्या प्रदान करती है? जो विकिरण ऊर्जा पौधे द्वारा ली गई विकिरण जो ऊर्जा ली जाती है वो जल का, ए आंसर इसका होगा कि जल का प्रकाश अपघटन जो है वो प्राप्त करती है। तो इस तरह से ए इसका आंसर कर लेंगे। फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 44 पेज में पूछा हुआ है कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ये तो जानते होंगे आप। तो इस प्रकार इसका आंसर डी कर लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सर्वाधिक जो है वो कहाँ चलता है? तो प्रकाश के लाल व नीले जो क्षेत्र होते हैं, प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कलाप चलता है। तो इस प्रकार इसका आंसर ए कर लेंगे। अब चलते हैं छठे नंबर पे। छठे नंबर क्वेश्चन को भी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन इधर देख लेती हूँ, ऐसे कर देती हूँ मैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो कार्बन डाइऑक्साइड 20 का आंसर होगा। फिर इसको करेंगे एसएससी टेक्स्ट सेशन में पूछेगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं ये बताना है। तो ये जो है वो कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
8 नंबर, कि निम्न में से कौन सा पौधा जड़ों का कार्य नहीं करता है? पौधा की जड़ों का कार्य नहीं करता है, निम्न में से कौन सा जो पौधा है वो जड़ों का कार्य नहीं करता है? तो ये इसका आंसर ये हुआ कि निम्न में से कौन सा पौधा जो जड़ों का कार्य नहीं करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण काम नहीं करता है जड़ों में, जल का अवशोषण जड़ से होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण जड़ करता है, पौधों को सहारा प्रदान करता है जड़, मगर प्रकाश संश्लेषण जड़ नहीं करता है। फिर देखते हैं इसको, कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील जो है प्रकाश है, तो लाल प्रकाश जो होता है सर्वाधिक क्रियाशील होता है। देखिए ऊर्जा 10 नंबर में, कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, प्रकाश निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? कहने का मतलब है कि किनका, एक बार और फिर से पढ़ देती हूँ। तो देखिए जैसे क्वेश्चन था कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो ये नीला और लाल रंग का होता है। इस प्रकार जो इसका आंसर करेंगे, क्या करेंगे, नीला और लाल रंग जो है तीव्र अवशोषण होता है। 12वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों में परनिहित का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो ये बेहद इजी क्वेश्चन है, ऐसा सिर्फ पढ़ने से आपको लग रहा होगा। देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ, तो ये लाल रंग होता है सर्वाधिक उपयोग, ये जैसे रंग दिया हो ना, तो ये लाल रंग सर्वाधिक उपयोग होता है, बस तरह से याद रखेंगे। फिर देखते हैं कि कृत्रिम प्रकाश होता है, कृत्रिम प्रकाश क्या होता है? कृत्रिम प्रकाश होता है तो वो प्रकाश संश्लेषण का कारक हो सकता है, कारण हो सकता है, इस प्रकार इसका सी आंसर कर लेंगे। फिर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सा जो है कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो ये CO2 होगा, वो अति आवश्यक होता है। फिर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो लगभग उल्टी प्रक्रिया है, तो ये क्या उल्टी प्रक्रिया है? कि फलों का पकना, स्टार्च का पाचन, लोहे में जंग लगना, फलों का पकना, लकड़ी जलना, नहीं, तो इसका आंसर डी होगा, लकड़ी जलना जो है प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो प्रक्रिया होती है उसकी ठीक उल्टी होती है लकड़ी का जलना। आगे बढ़ते हैं, फूलों के अधोलिखित में से कौन सा जो है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, वो बताना है। तो बी जो है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता नहीं बल्कि कम करता है, तो इस प्रकार बी इसका आंसर कर लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में देख लेंगे, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, सूर्य के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो ये किसमें होता है? ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, किससे होता है? बैक्टीरिया के द्वारा जो है सूर्य के प्रकाश से अदृश्य भाग जो दिखता नहीं है वो किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है? तो वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, अब परीक्षा दृष्टि आ रही है तो इसको कर लेंगे, शायद ये धुंधला दिख रहा है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा देखिए, छोटा है पर इम्पोर्टेंट है, जैसा कि लिखा हुआ कि ऊंचे विषयों में जाइलम से होता हुआ पानी ऊपर किस कारण से चढ़ता है? तो ये किस कारण से चढ़ता है? तो वाष्पोत्सर्जन कारण तथा जल के संसर्जन के कारण जो है ऊपर चढ़ता है, तो याद रख लेंगे, वाष्पोत्सर्जन कारण तथा जल के संसर्जन के कारण ऊपर चढ़ता है। फिर क्वेश्चन है कि किसी भी तत्व की कमी से पौधे में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण क्रिया मंद हो जाता है, तो बोरेन और पोटेशियम अगर नहीं रहता है तो किसी भी जो खाद्य पदार्थ है ना उसका हस्तांतरण का जो क्रिया होता है वो थोड़ा मंद हो जाता है, तो इस प्रकार ये बोरेन और पोटेशियम इसका आंसर है। फिर बोला गया कि पौधे में जो है पौधे में खाद्य संचयन उत्तक है, तो ये मृदुलक उत्तक जो होता है वो पौधे में खाद्य संचयक उत्तक होता है, कौन सा? मृदुलक उत्तक। पौधे में संचित भोज्य पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में किसकी होती है? तो मंड होती है, पौधे में सचमुच जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो मंड यानी कि स्टार्च होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ रही है बारी इसको कीट बच्ची को करने का, तो ये इसको करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कीट बच्ची पौधा है? निम्न से पूछा जा रहा है कि कौन सा कीट बच्ची पौधा है, तो बैडलर बट और बटर बट वट जो है बैडलर वट और बटर बट ये दोनों जो है कीट बच्ची, तो इस प्रकार इसका आंसर सी करेंगे। ठीक, सी है। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या कि पूर्ण मूल परजीवी होते हैं, पूर्ण मूल परजीवी होते हैं ये बता, तो इसका आंसर जो 2 नंबर का होगा कि पूर्ण मूल परजीवी होते हैं, तो ये उपरोक्त सभी होगा कि रेफ्रिसिया और इंडुकी और गठवा जो है ये सभी जो है पूर्ण मूल परजीवी पौधे होते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान कीजिए, तो इसमें से परजीवी पौधा कौन सा है उसकी पहचान करना है।
इसमें परजीवी पौधा आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे कि अमरबेल जो होता है वो परजीवी पौधा होता है। ठीक, इस प्रकार 3 नंबर का आंसर कौन क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सा जो पौधा है अपने भोजन के लिए, वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। तो इसका आंसर सी होगा। यूट्रिकुलेरिया जो है, यूटिकुलेरिया जो है वो अपना भोजन के लिए है कीटों को पकड़ लेता है, तो सी इसका आंसर करेंगे। फिर देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में कि आंशिक स्तंभ परजीवी नहीं है। तो आंशिक स्तंभ परजीवी नहीं है तो विषकम जो होता है वो आंशिक होता है, लोरेंथन्स भी आंशिक होता है, मिलसेटा भी होता है, और जो ये है, रुकिए रुकिए, नहीं मैं सही बता रही थी, ये विस्कम, लोथरेंसन्स और मिलसेटा ये सब जो है आंशिक स्तंभ पर परजीवी थे, पर चंदन ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। मैंने पढ़ा है इस बुक को पूरा, ये मेरा बुक का ही सारा पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं, दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पादप है, तो देखिए कीटभक्षी पादप इसमें से कौन सा है, तो ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पादप है वो बताना है। तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो कीटभक्षी पादप है। आगे बढ़ते हैं, इसमें 7 नंबर क्वेश्चन बताना है कि निम्न में से कौन सा जो प्रक्रम है, कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ समृद्ध होता है। तो ये चालन और श्वसन जो है वो अंधकार के समय में भी जो है वो पादपों के साथ होते रहता है, इसलिए चालन और श्वसन इसका आंसर कर लेंगे। 7 नंबर का जो है चालन और श्वसन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन बारी 8 नंबर वाले क्वेश्चन है। देखिए जितना भी किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन कि पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती है, पत्ते में जो दिखाई देने वाली सिराएं होती है पतली पतली, वो क्या काम करती है, तो वो चालन का काम करती है, इसका डी आंसर कर लेंगे, चालन। फिर आगे बढ़ते हैं कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परिक्षरण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परिक्षरण के लिए उपयोग में लाए जाने अभिकारक कौन सा होता है, तो ये अभिकारक होता है आयोडीन विलयन। आयोडीन विलयन याद रखेंगे कि पत्तियों में अगर स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण करना है तो उसके लिए हम आयोडीन विलयन के परीक्षण से ही हम पता कर सकते हैं कि उसमें जो स्टार्च है या नहीं। 10वें नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है। तो ये जो है पौधे का तना है वो किस में मदद करता है, तो इसमें से देखिए उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है, तो आप मान लीजिए इसको ए मानिएगा, क्योंकि जैसे उपरेट है कि पौधे का तना जो है पौधे के सभी हिस्सों में भोजन भंडारित करने तथा भोजन भंडारण तो हो गया है, पौधे का तना आकार देने के लिए नहीं हो सकता, श्वसन के लिए हो सकता है और प्रकाश संश्लेषण, इसलिए इसका एक से अधिक आंसर होगा। ठीक, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे। पहले बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन भी आता था, तो इसीलिए पूछा निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, तो वो बताना है। तो पहला पढ़ते हैं कि कौन सा मेल सही नहीं है वो पूछा, तो देखते हैं कि पर्णवरित पत्ती के तने में जुड़ता है, तो ये सही है। देखिए 2022 का क्वेश्चन है बीपीएससी का, तो पर्णवृत्त जो है पत्ती को तने से जोड़ता है, तो ये राइट है। फिर देखते हैं कि कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे लता कहते हैं, ये भी राइट है। फिर देखते हैं उपरोक्त में से एक अधिक नहीं, तो इसका आंसर बी होगा कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना जो है उसे पेड़ कहते हैं, नहीं ये गलत है कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा जो कठोर तना होता है उसे पेड़ नहीं उसे शाखा कहते हैं, तो इसीलिए जो है इसका बी आंसर गलत है, तो बी हो जाएगा, बाकी ये स्टेटमेंट सही। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में, यूपीएससी बीपीएससी दोनों में, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है, तो ये नेपेथिस जो है वो कीटभक्षी पौधा, कई बार पूछा हुआ नेपेथिस, याद रख लेंगे क्या है, कीटभक्षी पौधा। जो याद नहीं भी याद रहता तो उसको याद करके याद रख लीजिए। फिर ये परीक्षा दृष्टि को हम देख लेते हैं, तो देखते हैं कि श्वसन किस प्रकार की जैविक क्रिया है, तो श्वसन जो है वो विखंडनात्मक प्रक्रिया है, याद रख लें, कैटाबोलिक होता है श्वसन और एनाबोलिक होता है प्रकाश संश्लेषण, वो उपचयी होता है या अपचयी होता है, ये इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीजन के कितने ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होती है, तो ये 6 O2 के अणुओं की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं कि कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीजन से कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं, तो 38 या 36 एटीपी उत्पन्न होते हैं। फिर देखिए ग्लूकोज के एक अणु के अपूर्ण ऑक्सीजन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 28 किलो कैलोरी मुक्त होती है अपूर्ण ऑक्सीजन से, याद रखेंगे।
ऑक्सीकरण से कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण जरणन से 38 एटीपी अणुओं किस प्रकार बनते हैं? तो किस प्रकार बनते हैं देखते हैं। इसमें क्या होता है, 2 एटीपी अणु जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया के बाहर तथा 36 जो है इनके भीतर होता है, तब जाके 38 जो है एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इधर हल्ला ही हो रहा है, लोगों को भी हो रहा होगा, इतना हल्ला हो रहा है। तो ईएमपी पथ क्या है? तो ये ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम एमेंडन, मेयरहोफ और पार्सन जर्मनी ने की थी। इसलिए मैं इसको समाप्त करूंगी, इतने हल्ला में आप भी नहीं पढ़ पाएंगे और मैं भी नहीं। क्या ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है? तो नहीं। याद रखेंगे, एक क्वेश्चन पूछा हुआ, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर नहीं होगा। फिर देखते हैं ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव में संपन्न होती है। केफ चक्र को अन्य संज्ञाओं में अभिनीत किया गया, तो ये कार्बोटनेट अम्ल चक्र या वह साइक्लिक अम्ल में। ठीक। एटीपी होता है तो उच्च ऊर्जा वाला फॉस्फेट युक्त अणु होता है। एक बार फिर इससे पढ़ देती हूँ इसे कि एटीपी क्या होता है? तो उच्च ऊर्जा वाला फॉस्फेट युक्त अणु होता है। एटीपी उच्च ऊर्जा वाला फॉस्फेट युक्त अणु होता है। ग्लाइकोलिसिस में कितने NADPH2 होते हैं? तो ये 2 होते हैं। ठीक है साथियों, आवाज होने के कारण आज यहीं से प्रैक्टिस जो 23 है इसको विराम देती हूँ। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा।